जी अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है जी बिल्कुल आपकी। बहुत दिनों के वक़्फ़े के बाद हम मिल रहे हैं और बहुत खुशगवार सा एहसास हो रहा है आपको देखकर, मुस्कुराता हुआ चेहरा और हमने बड़ा मिस किया। बहुत ये कि हर एक बार एक रूटीन बनी हुई है कि हमने इस तरह से मिलते होते हैं और आपसे फिर कोई नई चीज़ सीखनी है और फिर हमने आगे बढ़ना है, कुछ नए राह अपनाने हैं। कि आप जो एक लार्ज स्टोरी को मुझे बताते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा है, तो हमने बड़ा प्यार किया आपसे। आप बताइए कैसी रही हैं आपकी छुट्टियाँ जो हमने आपको दी थी? अच्छा जी, पहली बात तो बहुत शुक्रिया आपने मिस किया, और आपने हमें छुट्टियां दी थी लेकिन लाइफ में छुट्टियां नहीं थी। तो बहरहाल ये वाली छुट्टियां मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इन्जॉय की। मैं भी इंतज़ार कर रहा था जी कोई नई सीरीज़ स्टार्ट हो इंशाल्लाह और दोबारा आपके सामने आए। बस इसमें कुछ दूसरा काम चलता रहा। मोस्ट प्रोबेबली आप सबको पता है बुक्स पे मेरा काम चल रहा है आजकल, तो उसी में बस ज़्यादा मसरूफ़ रहा। लेकिन ऑब्वियसली फिर दोबारा तो आना ही था, आ गए आपके सामने जी दोबारा। बिल्कुल, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। हाँ, छुट्टी लेना आपका बिल्कुल राइट बनता है और हमने इसलिए आपको छुट्टियाँ दी थी। तो वेलकम बैक आपको भी और मुझे कॉन्फ्रेंस में अपनी बात करने के लिए। तो हम शुरू करते हैं, मौजूद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कायनात के खतरे को हिटिंग ऑन और इस हवाले से हम ज़रूर लेक्चर को सुनेंगे भी और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक बंद रखिएगा। कोई भी सवाल आपके जहन में आता है तो अपने सवालात को या तो लिख दें या फिर इस सेशन के इख्तिताम पर आपको सवाल करने का मौका दिया जाएगा, तो आप इस टाइम पर अपने सवाल कर सकते हैं अपने हैंड रेज़ करने के बाद। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए हम चलते हैं पाकिस्तान की तरफ कायनात की तकलीफ की इब्तिदा जानने के लिए। जी सर, बहुत माइक शुक्रिया आपके जी, हवाले। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आफ्टर आफ्टर लिटिल ब्रेक, वेलकम बैक जी एवरीवन। और लेक्चर सीरीज़ हमारी जो संडे को एक किस्म की बस एक रूटीन बन गई थी, वो बीच में थोड़ा सा वक्फा उसमें आ गया, और उस वक्फे में कुछ किताबों के ऊपर मैं काम करता रहा। यकीनन वो आप सब जानते हैं, आपसे बातें सारी शेयर होती रहती हैं। अच्छा, इस दफ़ा मौजू जो हमने सेलेक्ट किया है वो है जी कायनात की खिलकत, और कायनात की जो पैदाइश है या जो उसके बनने का अमल है, उसके बाद फिर कायनात ने कैसे अपने आप को चेंज किया, यूनिवर्स में क्या हुआ, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। और यकीनन इसमें हम पहले से आपको ये नहीं कह सकते कि बात कितनी लंबी होगी या कहाँ तक जाएगी, इसलिए पहले से ये कुछ हम डिसाइड भी नहीं कर सकते हैं कि जी ये एक लेक्चर है, 2 लेक्चर्स हैं, 10 हैं, 20 हैं, ये कितने लेक्चर्स हैं, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं बात कहाँ तक पहुँचेगी। और अब चूँकि बात शुरू हो चुकी है तो संडे 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 इंशाल्लाह हम हाज़िर होते रहेंगे आपके सामने, सेम टाइम 9 PM हम इंशाल्लाह यहीं होंगे। अच्छा, अब डायरेक्टली टू द पॉइंट, हमारी जो यूनिवर्स है जी उसकी जो खिलकत है या हमारी यूनिवर्स की जो पैदाइश है, ये एक ऐसा मौजू है कि जो एस्ट्रोनॉमी में, जिसको एस्ट्रोनॉमी बस अलिफ बे भी आती है ना, जिसको बेशक उसको चांद का भी पता ना हो, उसको बिग बैंग का ज़रूर पता होना है, या एटलीस्ट उसको ये वर्ड ज़रूर पता होता है, बिग बैंग, यूनिवर्स की खिलकत, बिग बैंग, ये चीज़ें उसको ज़रूर। लेकिन नाम का पता होना और उस मौजू का पता होना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कि जनाब मुझे अगर ये वर्ड आता है द बिग बैंग, तो मुझे ज़रूरी नहीं इसका मतलब भी आता हो कि इसका मतलब क्या है। और मतलब के भी दो मतलब हैं। मतलब का एक मतलब ये है कि मैं आपको कहानी सुनाऊं, मैं आपको बात बताऊं कि जनाब ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। मतलब का दूसरा मतलब ये है कि मैं आपको इधर मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख के दिखाऊं कि जी हम यूनिवर्स को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, विच इज़ एसेंशियल फॉर एस्ट्रोनॉमी एज वेल एज फिजिक्स। तो असल जो एस्ट्रोनॉमी होती है, असल जो एस्ट्रोफिज़िक्स है, असल जो फिज़िक्स है, वो मैथमेटिक्स के बगैर नहीं है। वो कहानियाँ नहीं हैं कि मैं आपको कहानियाँ सुनाने बैठ जाऊँगा जी ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। लिहाजा अब कोशिश ये करेंगे कि बीच में जहाँ जहाँ मैथमेटिक्स की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी वो भी हम थोड़ी सी लेंगे। और मैं फिर यही कहूँगा जी सब सुनने वालों को
कि थोड़ी मजबूरी होती है हमारी भी, थोड़ी साइंस की मजबूरी भी है कि मैथ्स के बगैर हम गुजारा हमारा नहीं है। तो आप भी थोड़ा सा हमारे साथ चलना सीखें, थोड़ा 19-20 मैथमेटिक्स जो है वो यकीनन आपको सीखना पड़ेगा, या एटलीस्ट आता होगा या आना चाहिए, ताकि आप हमारी बात को सुन सकें। मसला ये है कि हम जो भी थ्योरी डेवलप करते हैं, या आज तक हमने जो भी थ्योरी डेवलप की है एस्ट्रोनॉमी में, फिजिक्स में, वो बिला वजह नहीं की। ठीक है, ये बात तो कंफर्म है, ये बात तो यहीं से हम बात अपनी स्टार्ट करते हैं। कुछ ना कुछ हमने ऐसा ऑब्जर्व किया, कुछ ना कुछ हमने ऐसा देखा जो आस्ता 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 किसी नज़रिए या किसी थ्योरी तक हमें लेकर चला गया। तो ये जो बिग बैंग थ्योरी है, या यूनिवर्स के बारे में जो उसकी क्रिएशन से रिलेटेड जो थ्योरी है, वो एकदम तो हमारे जहन में नहीं आई, या कोई ऐसे वाइल्ड आइडिया तो नहीं था कि जनाब कोई सो के उठा और सुबह उठ के उसने कहा कि जी चलें ऐसा करते हैं, ये थ्योरी लिखने बैठ जाते हैं कि जी बिग बैंग हुआ था, यूनिवर्स बनी थी। ऐसा नहीं है। हमारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं उन्होंने हमें लीड किया कि हम इस थ्योरी तक या इस नज़रिए तक जाएं। सो ये जो थ्योरी है ये ऑब्जर्वेशनल सीक्वेंस का रिजल्ट है। यहाँ से बात को हम शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहला स्टेप ये है, या सबसे पहला स्टेप मेरा ख्याल है ये होना भी चाहिए, लॉजिकल बात है, कि आप अपना जो सिस्टम है जिसको आप मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, पहले उसको आप आइडेंटिफाई करते, और किया भी हमने, कि जी हम रहते किधर हैं। अच्छा, पहले तो हम वो पुरानी बातें जो है वो तो खैर हो गई, पुरानी डिस्कशंस कंप्लीट हो गई, मैं आज उसको रिपीट नहीं करता कि जी सन ज़मीन के गिर्द घूम रहा है कि ज़मीन सन के गिर्द घूम रही है, ये वाली डिस्कशन पहले कर चुके हैं हम लंबी। सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन, इस पे बहुत लंबी बात हमने की है सोलर सिस्टम के ऊपर, एंड एवरीथिंग। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम मिल्की वे गैलेक्सी, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तवज्जो रखना जी सारे। ये मिल्की वे गैलेक्सी जो है, ये व्हाट इज एक्चुअली मिल्की वे गैलेक्सी। अगर आपको ये नहीं भी पता कि मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, तो एटलीस्ट इतना सबको पता था कि जनाब रात को आसमान पे कोई एक मिल्की सा रास्ता नजर आता है, दूधिया सा एक रास्ता नजर आता है, और ये भी नहीं पता था कि वो उसकी नेचर क्या है, वो किस चीज से बना हुआ है, लेकिन एक पट्टी सी हमें हमेशा से नजर आती रही है। और चूंकि ये पोल्यूशन और ये चीज़ें तो अब आकर हुई है ना हमारे स्काइज के ऊपर, लेकिन पहले तो नहीं थी, लिहाजा लोगों ने, इंसानियत ने हमेशा से सितारों की एक पट्टी सी रात को आसमान पे ज़रूर देखी है। और कब से देखी है? बिल्कुल उसी तरह जैसे चांद की डिस्कवरी या सूरज की डिस्कवरी की कोई डेट नहीं है, ऐसी मिल्की वे गैलेक्सी की डिस्कवरी की कोई डेट नहीं है। यानी बिफोर क्राइस्ट, आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, जब से इंसान की हिस्ट्री हमारे पास है, ये शवाहिद मौजूद हैं, ये प्रूफ्स मौजूद हैं कि जी हमने वो एक पैच जैसा जो है, या एक पट्टी जैसी जो है, एक लाइट की आसमान के ऊपर रात को, वो हमने देखी है। लेकिन वो है क्या, उसके अंदर क्या है, वो चीज़ें हमें बहुत बाद में जाके पता चली हैं। ओके, अब इशू यहाँ पर ये है, एक और चीज़ भी मैं आपको साथ साथ बात वाजे करता चलूँ कि जब किसी ने कोई डिस्कवरी की है, तो रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन एंड रिगार्डलेस ऑफ द स्टेटस, जिसने जो डिस्कवर किया है उसका क्रेडिट तो देना उसको काइंडली। ठीक है, ये मेरी बात याद रखें। देखें, आप जहन में क्या सोचते हैं, आपका क्या विजन है अबाउट द रिलीजन, अबाउट दिस, अबाउट दैट, आपकी सोच आपके साथ, आपको मुबारक हो। लेकिन अगर कोई चीज़ एवेसीना ने डिस्कवर की है तो उसको देना क्रेडिट, क्यों नहीं दे रहे? और अगर कोई चीज़ किसी और ने डिस्कवर की है तो उसका क्रेडिट उसको दें रिगार्डलेस। अब अगर मैं कहूं कि जी ये एवेसीना ने ये काम किया है, ओ यू आर मुस्लिम माइंडेड, और यू आर रिलीजियस माइंडेड, और यू आर दैट माइंडेड, और यू आर दैट माइंडेड, इस तरह की बातों को छोड़ें, हिस्ट्री उठा। जब वेस्ट मान रहा है कि एक चीज़ किसी मुस्लिम साइंटिस्ट ने की है, तो आप कौन होते हैं उसको डिनाई करने वाले कि नहीं जी, अच्छा वो मान रहा है, दुश्मन मान रहा है, आप खुद नहीं मान रहे, अपने ही घर वाले के साथ आप नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा जुल्म ना करें काइंडली। एक चीज़ जब किसी ने डिस्कवर की है तो उसको क्रेडिट दें उस चीज़ का, ठीक है, और प्रूफ्स हैं हमारे पास। ऐसे खाम माजरत के साथ कुछ वर्ड मेरा हार्श ना हो जाए, ऐसे हम खाम पागल नहीं हैं कि हम उठाकर कहना शुरू कर देंगे जी एवेसीना ने ये किया और आप बोले नहीं जी आपकी तो स्टडी ठीक। ऐसा कुछ नहीं है, हम पढ़ के बात करते हैं, और हमारे पास भी 20,000 किताबें, रेफरेंसेस, सारी चीज़ें मौजूद हैं। लिहाजा मिल्की वे गैलेक्सी जनाब
बहुत पहले से हम उसको जानते थे कि जी हाँ दूधिया रास्ता है, एक मिल्की पाथ है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है। अच्छा चलें, वो तो मसला अपनी जगह पे कायम दायम था, लेकिन उसके साथ साथ हमने आसमान में एक और पैच देखा, लाइट का एक पैच देखा, और आम आंख से वो पैच नज़र भी आता था। और ये पैच जो है जनाब, ये लाइट का जो पैच है, इसको पहली मर्तबा देखा और लिखा इसके बारे में इन 964 AD, 964 AD। ये जो लाइट का छोटा सा पैच जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ ना जी, अभी इसका नाम मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है, लेकिन इसको पहली मर्तबा लिखा, इसके बारे में तफसील से लिखा अब्दुल रहमान अल सूफ़ी, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर हैं, पर्शिया से इनका ताल्लुक था। सो मैं यहाँ लिखता भी जाता हूँ, दैट इज़ अब्दुल रहमान अल सूफ़ी। इन्होंने लाइट के एक पैच का जिक्र किया, लाइट का एक छोटा सा पैच, उसका जिक्र इन्होंने किया, जिसको आज मैं और आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहते हैं। सो एंड्रोमेडा गैलेक्सी वाज फर्स्ट डिटेक्टेड एंड वाज filed and was told to us by अब्दुर्रहमान अल सूफ़ी, राइट? ओके, अच्छा ये मैं अपनी कोई रिलीजियस किताब में से निकाल के आपको नहीं बता रहा हूँ, ये वेस्ट की किताबें जो लिखी हुई हैं, जो ढेर लगा पड़ा है, मैं उनमें से निकाल के आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक हो गया? और ये जो पैच जैसा हमें नज़र आया, ऑफ कोर्स पुराना वाक़या है, 1000 साल से ज़्यादा पहले की बात है, हमें ये नहीं पता चल सका, अब्दुर्रहमान अल सूफ़ी प्लस और जितने एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनको ये नहीं पता चल सका कि जनाब ये जो लाइट का धब्बा सा आपको नज़र आ रही है, क्या है? ये हमारे करीब है, हमसे दूर है, ये किधर है, किधर नहीं है, इसके बारे में कोई ख़ास कुछ पता नहीं चल सका। बस इतना समझ में आया कि जी कोई धब्बा सा आपको नज़र आता है और वो अपनी पोजीशन को और अपनी शक्ल को तब्दील नहीं करता, जैसा है वैसे का वैसे ही आपको नज़र आता है। एंड ओवर द टाइम ये ऑब्जर्वेशन और भी एस्ट्रोनॉमर्स ने फिर की, यकीनन और भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया कि जी हाँ हमने भी यहाँ पर एक लाइट का पैच जो है वो देखा है, लेकिन उसकी जो हकीकत है वो ऑब्वियसली किसी को मालूम नहीं थी। और जनाब ये सिलसिला जो है ये ऑब्जर्वेशन का आपको पता है कि ये 1600 और 8 AD से पहले पहले जितनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस हैं वो डायरेक्ट है, विदाउट एनी टेलीस्कोप। वी ऑल नो दैट, बिकॉज ये वो इरा है जिसमें टेलीस्कोप इन्वेंट हुई है। अगर 1608 में नहीं हुई तो 1607 में या 6 में हुई है। बहरहाल 1608 से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस शिफ्ट हुई हैं टेलीस्कोप के ऊपर। जैसे ही टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई हैं तो वो जितनी चीज़ें हमें पता थी उसको हमने टेलीस्कोप से देखना शुरू किया, और हमने देखा कि जी अब देखते हैं, ज़रा डिटेल में देखते हैं कि इन सारी चीज़ों के अंदर क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर क्या है, ये कहाँ हैं, कुछ फासले का अंदाज़ा करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल हम टेलीस्कोपिक एस्ट्रोनॉमी के इरा में दाखिल हो गए, और ये जनाब 1612 AD, ऑब्वियसली 1608 के बाद से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस हमारी टेलीस्कोप पे शिफ्ट हुई। 1612 में हमने एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी जिसको आप कहते हैं, अच्छा उस ज़माने में गैलेक्सी का वर्ड तो हमने यूज़ नहीं किया, एंड्रोमेडा नेबुला, बिकॉज इट्स अपीयरेंस वाज नेबुलस, ऐसे धुंध का बादल जैसा था, जिसको हम हमेशा से नेबुला कहते रहे हैं। सो एंड्रोमेडा नेबुला की पहली टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो हुई हैं 1612 में, और ये जनाब थे जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे जी, इनका नाम था मैरियस। ओके, ये मैरियस ने पहली मर्तबा टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस की हैं एंड्रोमेडा नेबुला की, और उनको ये पता चला जी ये जो एंड्रोमेडा नेबुला है इसके अंदर भी डिटेल्स हैं, ये कोई यूनिफॉर्मली मेड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर भी पैचेस हैं, कहीं कुछ रोशन इलाका ज़्यादा है, कहीं कुछ रोशन इलाका कम है, तो ये सारी डिटेल्स उनको टेलीस्कोप में नज़र आना शुरू हुई हैं। अच्छा जी, अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि बात को वहाँ तक आज ले जाऊँ जहाँ तक मैंने प्लान किया हुआ है, इसलिए अगर मैं थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ जी तो थोड़ी सी माजरत के साथ, मैंने वो बात को कंप्लीट करना है कि मैं एक लिमिट तक जाना चाहता हूँ ताकि अगला लेक्चर फिर कनेक्ट वहीं से हो जाए। अच्छा, उसके बाद ये जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जी, इसकी ऑब्जर्वेशन, अब मैंने एंड्रोमेडा गैलेक्सी का आपको बता दिया। एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ऑब्जर्वेशन फिर टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस होना शुरू हो गई, होती गई,
और अब मैं एक ऐसा नाम लूँगा जो मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉमर्स जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं जनाब, चार्ल्स मैसियर। मैसियर का नाम सब जानते हैं। इन्होंने एक कैटलॉग बनाया था जिसको मैसियर कैटलॉग कहा जाता है, और इस कैटलॉग में उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मेंशन किया। जो भी ऑब्जेक्ट थोड़ा अजीब सा नज़र आ रहा था, सितारे से हटके, प्लैनेट से हटके कोई भी चीज़ आपको नज़र आ रही थी, इन्होंने उस कैटलॉग के अंदर उसको डाला, और आई गेस 113 के करीब तकरीबन ऑब्जेक्ट्स का इन्होंने एक कैटलॉग बनाया। ये जो कैटलॉग था जनाब, इसके अंदर इन्होंने एंड्रोमेडा गैलेक्सी को भी मेंशन किया, और इन्होंने अपने कैटलॉग को, ऑब्वियसली इनका चूँकि नाम मैसियर था तो इनके कैटलॉग में हर एक ऑब्जेक्ट एम से स्टार्ट होता है। इन्होंने इसका नाम रखा जनाब M31। M31 बेसिकली आप किसको कहते हैं? M31 इज एक्चुअली एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और ये जो कैटलॉग है ये इन्होंने बनाया है जी 1764। अब ये साथ साथ आप मेरे चलें ताकि बात वहां तक पहुंचे जहां से मैंने बात को आगे लेके चलना है। सो ये जो मैसियर है, इन्होंने जो कैटलॉग बनाया उसके मुताबिक एंड्रोमेडा गैलेक्सीज M31, द मैसियर नंबर 31, और ये 1764, ठीक है, ये उन्होंने कैटलॉग बनाया। ये मैसियर वही शख्स है कि जिसने कॉमेट्स भी डिस्कवर किए हैं बहुत सारे, ठीक है। आप कॉमेट्स के ऊपर भी हमने काफ़ी तफसील में बात की हुई है, हम सब कॉमेट्स को जानते हैं। इन्होंने कॉमेट्स भी डिस्कवर किए हैं, और आज तक अर्थ से जो क्लोजेस्ट कॉमेट गुजरा है, लैग्जिल्स कॉमेट या लैग्जिल कॉमेट, वो भी मैसियर ने डिस्कवर किया, ठीक है। तो ये मैसियर वो हैं कि जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारे काम किए, इंक्लूडिंग दिस कैटलॉग, और लैग्जिल्स कॉमेट जो कि क्लोजेस्ट कॉमेट आज तक का है, वो भी उसकी डिस्कवरी भी इन्हीं के सर पे है। अच्छा जी, अब ये बहस हमारी देखें चलती चली जा रही है, हम 1700 कुछ तक पहुंच गए। अच्छा, बाय दैट टाइम हमें ये पता चला, अब यहाँ से बात को और ज़रा आगे हम लेके जा रहे हैं, और थोड़ी सी तवज्जो, और ये हमें पता चला कि जनाब सिर्फ एंड्रोमेडा नेबुला नहीं, आसमान पर इस तरह के बहुत सारे लाइट के पैचेस आपको नज़र आते हैं, लेकिन वो लाइट के पैचेस आम आंख से नज़र नहीं आते, वो लाइट के पैचेस आपको टेलीस्कोपिकली नज़र आते हैं, ठीक है। टेलीस्कोप से जब आप देखते हैं तो आपको ये लाइट के पैचेस आसमान में डिफरेंट प्लेसेस पर नज़र आते हैं। और ब्रेक थ्रू कब मिला, बड़ी ज़बरदस्त बात आपसे शेयर करने लगा हूँ जी, ज़रा सुने। ब्रेक थ्रू कब मिला? दैट वाज 1845। अब आप देखें 1845 में पहली मर्तबा हमें यह पता चला कि ये जो लाइट के धुंधले धुंधले पैचेस हमें नजर आते हैं थ्रू द टेलीस्कोप, ये भी जनाब पूरे ऑब्जेक्ट्स हैं, कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स हैं। लेटर हमें पता चला कि गैलेक्सीज हैं। उस वक्त हमने इनको गैलेक्सीज नहीं कहा, हमने कहा जी कोई पूरा सिस्टम है गैसेस का, कोई नेबुलस सिस्टम है। और पहला जो सिस्टम रिवील हुआ जिसके स्पाइरल आर्म्स भी हमने डिस्कवर किए, दैट वाज व्हर्लपूल गैलेक्सी, राइट, दैट वाज व्हर्लपूल गैलेक्सी। सारे एटलीस्ट अगर सुन रहे हैं मुझे, सारे एस्ट्रोनॉमर्स को पता है, सब लोगों को पता है कितनी ये खूबसूरत गैलेक्सी है। तो जानते हैं कितनी ज़बरदस्त ये गैलेक्सी है, जो असल में एक नहीं बल्कि दो गैलेक्सीज हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, राइट। एक स्पाइरल आर्म है इनके बीच में, और ये दोनों गैलेक्सीज, एक बड़ी गैलेक्सी एक छोटी गैलेक्सी है, ये आपस में कनेक्टेड है। और जनाब ये 1845 में ये पहली दफ़ा हमने टेलीस्कोपिकली इसके स्पाइरल आर्म्स को देखा है, यानी हमने किसी भी गैलेक्सी के स्पाइरल आर्म्स को 1845 में देखा है। लेकिन अभी भी ये नहीं हमें पता चल सका कि ये जो चीज़ हमें नज़र आ रही है क्या। ये बहस अभी भी साथ साथ चल रही है, हमें ये नहीं पता चल सका कि दिस इज़ अ गैलेक्सी और ये क्या चीज़ है। इवन हमें ये भी नहीं पता चल सका कि ये जो कुछ भी है ये सन से भी करीब है या सन से दूर है, ठीक है। हमें ये भी पता नहीं चल सका क्योंकि डिस्टेंस को मेजर करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं था। बात जनाब आगे बढ़ गई और 1845 के बाद से अब मैं जल्दी से पहुंच गया, अपने मौजू के बिल्कुल करीब पहुंच रहा हूँ, मैं जल्दी से पहुंच गया 1900 में। अब मज़ेदार बातें आने लगी हैं जी, तवज्जो रखना। 1900 को हमने क्रॉस किया, ठीक है। टेलीस्कोप्स बेहतर हो गई,
थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन की फैसिलिटीज़ हमारे पास अच्छी आ गई। सो 1900 को हमने क्रॉस किया, हम आगे बढ़ गए। अब जनाब हमें ये पता चला कि ये जो गैलेक्सी, ये जो ऑब्जेक्ट हमें नज़र आ रहा है, बेसिकली ये जो पैचेस हमें लाइट के नज़र आ रहे हैं थ्रू द टेलीस्कोप्स, ये असल में ये आइडिया डेवलप हो गया बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि ये अलग गैलेक्सीज हैं। ठीक है, यहां से बात मज़ेदार होने लगी है। और जिस तरह की गैलेक्सी में हम रहते हैं, वी ऑल्सो लिव इन अ गैलेक्सी, ये बात भी हमने डेवलप कर ली। और ये हमारी जो गैलेक्सी इसी तरह की, ये भी अलग अलग गैलेक्सीज हैं। आधे एस्ट्रोनॉमर्स कहना शुरू हो गए, जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो आप जिनको गैलेक्सीज कह रहे हैं, ये असल में हमारी ही गैलेक्सी के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स हैं। कुछ कहते थे नहीं जी, ये अलग से गैलेक्सीज हैं, बिल्कुल उतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं जितनी हमारी गैलेक्सी है। और अपनी गैलेक्सी के बारे में हमारा क्या आइडिया डेवलप हो गया कि जी हमारी जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, वो उसके इंडिविजुअल स्टार्स हैं और वो बाकायदा मूव करते हैं। सो गैलेक्सी की रोटेशन के ऊपर भी हमने बात करना शुरू कर दी। सो अब दो बातें मेरी आ गई, मैं रिपीट कर दूं ताकि आप सीक्वेंस को मिस ना करें। पहली बहस क्या शुरू हो गई कि जनाब ये जो पैचेस लाइट के आपको नजर आ रहे हैं, ये अलग गैलेक्सीज हैं। आधे साइंटिस्ट कह रहे हैं, आधे माहिरीन कह रहे हैं नहीं जी, हमारी गैलेक्सी के अंदर ही हैं ये जो भी चीजें हैं। और दूसरी चीज क्या बहस शुरू हो गई कि जनाब हमारी जो गैलेक्सी है, जिसको मिल्की वे गैलेक्सी आप कहते हैं, ये इंडिविजुअल स्टार्स का सिस्टम है जो कि रोटेट कर रहा है। स्टार्स रुके हुए नहीं है, मूव कर रहे हैं। ये दो बातें, इन पे बहस शुरू हो गई और ये 1900 का दौर शुरू हो गया। अब आप इमेजिन करें, अब मैं ये जो पॉइंट बता रहा हूं, इस पॉइंट पे सोचें कि 1900 शुरू हो गया, 1900 स्टार्ट हो चुका था और हमें ये नहीं पता था कि हम गैलेक्सी में रहते हैं, गैलेक्सी का स्ट्रक्चर क्या है, दूसरी गैलेक्सीज भी हैं। एंड जस्ट इमेजिन दैट, ये कितनी अजीब बात है कि रिलेटिविटी आ गई हमारे पास, क्वांटम फिजिक्स आ गई हमारे पास। हम इतनी हाइट पे चले गए कि हमारे पास रिलेटिविटी आ गई, हमारे पास नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल आ गया, हमारे पास जनाब क्वांटम फिजिक्स आ गई और हमें ये नहीं पता था अभी तक कि हम स्पेस में कहाँ हैं। मतलब ऐसी एक्सट्रीम दो बातें हैं। मैं तो कम से कम पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इस बात को आज तक प्रॉपर तरीके से मैं इसको हजम ही नहीं कर पाया। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे आप एक तरफ ट्रक चलाना जानते हैं और दूसरी तरफ जनाब आपसे कहा जाए ये साइकिल, आप बोलें जी सॉरी साइकिल मैं नहीं चला सकता। मतलब एक तरफ आप ट्रक चला रहे हैं, दूसरी तरफ आप साइकिल नहीं चला सकते। आप रिलेटिविटी बना चुके हैं, आप क्वांटम बना चुके हैं, आप जनाब बड़ी बड़ी चीज़ें डेवलप कर चुके हैं, आप डीएनए के ऊपर बहस कर रहे हैं और एक तरफ आपको ये तक नहीं पता था कि हम एक गैलेक्सी के अंदर हैं और दूसरी गैलेक्सीज भी आपको नज़र आ रही हैं। एंड देन here comes a surprise for all of you। ठीक है जी, सरप्राइज देने लगा हूं मैं आपको। अच्छा, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ना हो, लेकिन हो सकता है कुछ के लिए हो। क्लास को साथ लेके चलना पड़ता है। एक ही क्लास में ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिनके पास लाखों की टेलीस्कोप्स हैं और इसी लेक्चर में वो भी बैठा हुआ है जो आज पहली दफ़ा सुन रहा होगा, क्लास 9 का या मैट्रिक का कोई बच्चा होगा। मेरी मजबूरी है, मैंने दोनों को साथ लेके चलना है। तो एक सरप्राइज देने लगा हूँ। ये सरप्राइज देखते हैं किस किस के लिए सरप्राइज है। जनाब एक एस्ट्रोनॉमर का नाम लेने लगा हूं, यहां पर लिखता हूं आपके सामने एक एस्ट्रोनॉमर का नाम। उसने क्या किया वो भी बताता हूं। एस्ट्रोनॉमर थे जी एस्ट्रोनॉमर का नाम था वेस्टो स्लाइफर। वेस्टो स्लाइफर ने क्या किया कि ये जो थे ना पैचेस, इनको टेलीस्कोपिकली ऑब्जर्व किया डिटेल में और इनसे आने वाली लाइट को ऑब्जर्व किया, लाइट की वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया। थोड़ा सा फिजिक्स में जाने लगा हूं, सॉरी बट मेरी मजबूरी है और बिल्कुल मुद्दे के करीब पहुंच गया हूं, इसलिए बहुत तवज्जो रखना। मेरे पास टोटल 10-12 मिनट है, इससे ज्यादा फिर बात नहीं होनी। वेस्टो स्लाइफर ने क्या किया, इन गैलेक्सी से या इन ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट की वेवलेंथ को चेक किया और इसको यह पता चला कि जनाब ये वेवलेंथ जो है जितनी होनी चाहिए उससे खिंची हुई है, उससे ज्यादा है।
आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसका क्या मतलब होता है। whenever we use this word wavelength, इसका क्या मतलब होता है? देखें जी, ये देखें, वेवलेंथ का मतलब ये है कि ये जनाब मेरे सामने जो लाइट का सोर्स है, ये सामने एक लाइट लगी हुई है, इस लाइट के सोर्स में से जो वेव्स निकल के मुझ तक आ रही हैं उनकी एक सर्टेन वेवलेंथ है। वेवलेंथ किसको कहते हैं? दो वेव के ऊपर दो एक जैसे पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ, राइट। दो क्रेस्ट्स या दो ट्रफ्स या दो एक जैसे पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा जाता है। इसने नोट किया, वेस्टो स्लाइफर ने नोट किया कि जनाब गैलेक्सी से आने वाली लाइट जितनी वेवलेंथ की होनी चाहिए उतनी वेवलेंथ की नहीं है, बल्कि लॉन्गर वेवलेंथ की है। इसको फिजिक्स में हम कहते हैं द रेड शिफ्ट, दैट इज कॉल्ड द रेड शिफ्ट। और रेड शिफ्ट का वर्ड क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ्स रेड कलर की होती हैं, ठीक है। जो रेड कलर की लाइट होती है उसकी वेवलेंथ लॉन्गर होती है। तो इसने देखा कि जो लाइट रेड नहीं भी थी, जिस लाइट को रेड नहीं होना चाहिए था, वो भी रेडिश थी, क्योंकि इसने नतीजा यह निकाला कि क्योंकि ये गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। These objects, these galaxies are moving away from us. That is why उनकी जो वेवलेंथ है वो खिंच गई है, स्ट्रेच हो गई है। So, अगर आपके जहन में ये चल रहा है कि जी आपको गैलेक्सीज के दूर जाने के बारे में एडविन हबल ने बताया है, हबल डिस्कवर्ड द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, करेक्ट योरसेल्फ, इट वाज नॉट एडविन हबल, इट वाज वेस्टो स्लाइफर। एंड ही डिड दैट इन 1912, 1912, ठीक है जी, ये जिक्र है जी 1912। और ये भी जहन में रखना कि गैलेक्सीज के दूर जाने का जो अमल है उसको, रेड शिफ्ट को, आप ये कहते हैं कि जी 1929 में, 1929 में हबल ने डिस्कवर किया है। ये जरा देख लें, फर्क देख लें। 1912 में गैलेक्सीज के दूर जाने का जो अमल है वो वेस्टो स्लाइफर डिस्कवर कर चुका था। रेड शिफ्ट उसने डिस्कवर कर ली, दैट वाज अ ब्रेक थ्रू। एंड देन साथ ही साथ उसने ये नतीजा भी निकाला, वेस्टो स्लाइफर ने, कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमारी गैलेक्सी में नहीं है। दीज आर सेपरेट गैलेक्सीज, ये हमारी गैलेक्सी के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? रीजन क्या है? बिकॉज जितनी वेलोसिटी से ये चीजें दूर जा रही हैं, इतनी वेलोसिटी से स्टार्स मूव नहीं कर रहे। सो द स्टार्स जो आसमान पर रात को आपको नजर आते हैं, दे बिलोंग टू मिल्की वे विद सर्टेन वेलोसिटीज। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी वेलोसिटी कुछ ज्यादा ही है, तो ये अलग से गैलेक्सीज हैं। मेरा पॉइंट समझ में आया? Why these objects are not within Milky Way galaxy? Why these objects are separate galaxies? Because इनकी वेलोसिटी हमारी गैलेक्सी के स्टार्स की वेलोसिटी के साथ मैच नहीं करती। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप अभी ये जो कॉमेट आया है, इसकी वेलोसिटी आपके सोलर सिस्टम के कॉमेट्स की वेलोसिटी से मैच नहीं करती। इसलिए आपने कहा कि जी ये किसी और सिस्टम से निकल के कॉमेट आया है जो इस वक्त सोलर सिस्टम के अंदर से गुजर रहा है, राइट? तो हमने कैसे उसको आइडेंटिफाई किया कि ये कॉमेट हमारे सिस्टम का नहीं है? क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम के कॉमेट्स एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करते हैं, ये जरा हाइपर वेलोसिटी के साथ आया है, ये बाहर से आया है। सो इन ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज बहुत ज्यादा थी, तो ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा नहीं थी। लिहाजा ये गैलेक्सीज, बल्कि ये ऑब्जेक्ट्स क्या थे? ये अलग गैलेक्सीज थी। किसने इन्फ्रेंस ड्रॉ किया? किसने ये नतीजा निकाला? ही वॉज वेस्टो स्लाइफर। अच्छा, ये बहस स्टार्ट हुई, यहां से जनाब बात शुरू हुई। वेस्टो स्लाइफर ने नतीजा निकाल लिया, लेकिन अभी भी वो डिवीजन कायम रही। ये अलग गैलेक्सीज हैं, हम भी एक गैलेक्सी में रहते हैं, या ये हमारी ही गैलेक्सी में है और हम पूरी कायनात बस मिल्की वे है, राइट? ये बहस अभी चल रही थी। एंड देन देयर वाज अ ग्रेट डिबेट, एंड दैट वाज इन 1920। बात है जी 2 मिनट और 3 मिनट और, फिर आपके क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तवज्जो रखना जी, बिल्कुल आखिरी 5 मिनट, आखिरी 5 मिनट एटॉमिक बॉम्ब की तरह, ठीक है? तो इसका जो एक्सप्लोजन है वो बड़ा खतरनाक है, तो सुनना जी आखिरी 5 मिनट। नाउ देयर वाज एन एस्ट्रोनॉमर
जिनका नाम थोड़ी देर पहले मैंने लिया, एडविन हबल। एडविन हबल ने भी सेम ऑब्जर्वेशंस की, ठीक है। कौन सी ऑब्जर्वेशंस की जी? गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, और ये ऑब्जर्वेशंस उन्होंने जब की तब ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक बात डिस्कवर की, और वो बात ये थी कि जी जो गैलेक्सी जितनी दूर होती है उतनी ज्यादा स्पीड से वो हमसे दूर जाती है। दैट वाज न्यू, दैट वाज न्यू। वेस्टो स्लाइफर ने ये नहीं कहा था आपसे। वेस्टो स्लाइफर ने क्या कहा था? गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। ये नहीं कहा था कि जो गैलेक्सी जितनी दूर होगी उसको उतनी ज्यादा स्पीड से वो दूर जा रही होगी। ये वेस्टो स्लाइफर ने नहीं कहा था। सो ओके, सो दिस थिंग, द क्रेडिट गोज टू एडविन हबल। बट देन 1929 में या 1930 में एडविन हबल ने ये बात आपको बताई, ठीक है। क्या बात बताई? कि जी जो गैलेक्सी आपसे दूर होगी वो ज्यादा तेज दूर जा रही होगी, जो करीब होगी वो कम वेलोसिटी से दूर जा रही होगी। ये कैसे पता चल सका हमें? क्योंकि गैलेक्सीज की जो रेड शिफ्ट है उसने हमें बताया। जितनी गैलेक्सी तेजी से दूर जाएगी उतनी वेव स्ट्रेच हो जाएगी, लाइट की जो वेव है वो स्ट्रेच हो जाएगी, वहां से हमें पता चला। बट देन वंस अगेन ये फैक्ट एडविन हबल से 2 साल पहले एक और एस्ट्रोनॉमर हमें बता चुके थे। और आज जिसको आप हबल्स लॉ कहते हैं, जो मैंने आपके सामने बात की, जिसको आप हबल्स लॉ कहते हैं, इसको 2 साल पहले एक और एस्ट्रोनॉमर बता चुके थे, जिनका नाम है जी जिनका नाम है लमेत्री। लमेत्री हमें ये बता चुके थे, ठीक है। आज ये जो हबल्स लॉ है कि जितनी गैलेक्सी दूर होगी उतनी तेजी से वो दूर जा रही होगी, ये हबल से 2 साल पहले लमेत्री ने हमें बताई है। आज आप थोड़ा सा उसको क्रेडिट देने के लिए कहते हैं जी दिस इज कॉल्ड लमेत्री हबल्स लॉ, या हबल लमेत्री लॉ कहते हैं आप इसको। लेकिन वो भी आपकी मेहरबानी है जी, आपने लमेत्री को बीच में डाल दिया, वरना तो ये डिस्कवरी है ही लमेत्री की, हबल की है भी नहीं। तो आज आके बात यहां पहुंची, और अब मैं यहां से आगे नहीं जाऊंगा, बस बात को वाइंड अप करने लगा हूं कि ये जो साहब थे ना जनाब मोहतरम एडविन हबल, जिनके नाम पे हबल टेलीस्कोप है, और आधी से ज्यादा एस्ट्रोनॉमी की दुनिया जानती है जी, हबल, एडविन हबल, एडविन हबल, ही वाज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर। बेसिकली ये उन लोगों में से थे जो क्रेडिट ले जाना चाहते थे बहुत सारी चीजों का। कुछ होते हैं ना, मेरी तरह के लोग होते हैं जो इतनी अच्छी बैटिंग नहीं करते हैं, लेकिन अपने कप्तान से लड़ते रहते हैं, मुझे ओपन करवाओ, मुझे टीम में पहले भिजवाओ। वो कप्तान को भी पता होता है यार ऐसा फजूल सा आदमी है, चलो छठे नंबर पे भी बैटिंग करने चला जाए, बड़ी बात है। नहीं जी, मुझे ओपन करवाएं, मुझे ऊपर वाले नंबर पे बैटिंग करवाएं। टैलेंट होता नहीं है लेकिन लड़ते आप रहते हैं। ये एडविन हबल उन लोगों में से एक थे। यानी ये जो चाहते थे, जितनी ये चाहते थे इनकी तारीफ हो, उतना ये थे नहीं। और ये काफ़ी अरसे एडविन हबल लड़ते रहे इस बात पर कि एस्ट्रोनॉमी में नोबेल प्राइज होना चाहिए, और उस वक्त एस्ट्रोनॉमी में नोबेल प्राइज था नहीं, और देखा जाए तो आज भी नहीं है। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि एस्ट्रोनॉमी में नोबेल प्राइज हो, या नोबेल प्राइज की कमेटी को समझाएं कि जी एस्ट्रोनॉमी को भी बीच में डालें और मुझे नोबेल प्राइज दें, बिकॉज मैंने यूनिवर्स की एक्सपेंशन डिस्कवर की है। ना तो इन्होंने यूनिवर्स की एक्सपेंशन डिस्कवर की, लामेत्री पहले कर चुके थे, उससे पहले वेस्टो स्लाइफर कर चुके थे, लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि जनाब मुझे किसी तरह नोबेल प्राइज मिले। नोबेल प्राइज इनको नहीं मिला, ठीक है जी, नोबेल प्राइज इनको नहीं मिल सका, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में नोबेल प्राइज ना था ना आज है। आज भी जो एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो लोग काम करते हैं, प्योर एस्ट्रोनॉमी में नोबेल प्राइज नहीं है। अब भी जो नोबेल प्राइज मिलता है वो एस्ट्रोफिजिक्स को मिलता है, वो भी फिजिक्स के अंडर आने की वजह से मिलता है। लिहाजा हबल उन लोगों में से एक थे कि जनाब जो क्रेडिट ज्यादा ले जाना चाहते थे, काम उनसे इतना ज्यादा हुआ नहीं खास, बस थोड़ा बहुत जो उन्होंने कर लिया, मेरी तरह के आदमी थे वो कर लिया। एक और करेक्टर है इस तरह का हिस्ट्री में, वो भी यही चाहता था जी बहुत ज्यादा क्रेडिट ले जाए, काम उसने ज्यादा को खास नहीं किए। अब मैं सोच रहा हूं जी बोलूं कि ना बोलूं। बहरहाल एक हिस्ट्री में करेक्टर इस तरह का और भी गुजरा है हबल की तरह का। मोशन के 3 लॉज उन्होंने बनाए और मशहूर ज्यादा हो गए। मोशन के 3 लॉज सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। 3 मोशन के लॉज हैं, बहुत मशहूर हो गए, और भी चीजें हैं, लेकिन मोशन
के बारे में कहा जाता है जी पहली दफ़ा मूवमेंट और मोशन के बारे में इन साहब ने हमें बताया है। तब मैं हैरान रह गया कि जब ये जो साहब हैं जिन्होंने मोशन के 3 लॉज आपको बताए हैं और यहां बैठे हुए हैं हमारे, इनसे 600 साल पीछे एवेसीना ने मोशन पर पूरी किताब लिखी हुई है, किताबुल शिफा। किताबुल शिफा मोशन के ऊपर है, सिर्फ मोशन के ऊपर किताब है। मैंने कल डाउनलोड की है, सिर्फ 2 पेज पढ़े हैं। मैंने कहा जी मैं अगर अपने होश में रहना चाहता हूं तो मैं बाकी पेजेस किसी और दिन पढ़ लूंगा, आज नहीं। ये 3 लॉज देकर इधर हैं और वो पूरी जो किताब है, पता नहीं कितने 100 पेजेस की किताब है, वो सिर्फ मोशन के ऊपर है। और उसमें एक चीज लिखी हुई है, एवेसीना की किताब अल शिफा में एक जुमला लिखा हुआ है, सुनाऊं? अरबी में लिखा हुआ है, अरबी मुझे नहीं आती खास, मैं उसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन सुनाने लगा हूं आपको। एवेसीना की किताब अल शिफा से, नो ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट और मूव्स बाय इटसेल्फ। ये जनाब एवेसीना की किताब अल शिफा में लिखा हुआ है। और ये जिन साहब ने 3 लॉज बनाए हैं उनका पहला लॉ मैच कर लें इसके साथ, और ये दोनों के दरमियान 600 साल का वक्फा है। फिर आप कहते हैं कि नहीं जी रिलीजन को भी, भाई जिसने जो किया उसको क्रेडिट तो देना, छोड़े रिलीजन को, छोड़, मान लें एवेसीना जो है वो नहीं थे मुसा, कुछ और थे, क्रेडिट तो दे। जब हम कहते हैं जी एवेसीना ने ये किया, फलां ने ये किया, तो आप कहते हैं जी आप ज़्यादा ही मजहबी होते चले जा रहे हैं। सो जो मजहबी बात है वो आप अपने घर में, मैं अपने घर में रखूं, लेकिन जिसका जो क्रेडिट है वो तो मिलना चाहिए उसको। सो आई स्टॉप हेयर। और बस जी अब यूनिवर्स की एक्सपेंशन हमने डिस्कवर कर ली, वेस्टो स्लाइफर ने की, तो हम इंशाल्लाह अगली निश्चित यहीं से शुरू करेंगे वेस्टो स्लाइफर से, और फिर देखेंगे कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन की जो डिस्कवरी थी उसके बाद के क्या तमाशे शुरू हुए और क्या बातें शुरू हुई। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई वेट फॉर योर क्वेश्चंस। थैंक यू। बाकी है ना तनवीर, मेरी बात ध्यान से बताई, ये नाम हम इससे आए, किताबों में पढ़ते आए हैं और इसी हवाले से हमने जानकर बाकी लोगों को भी इसमें हैरत हुई होगी, तरह मुझे हुई है। तो हम जानना चाहेंगे कि बाकी लोगों के क्या नजरियात हैं, क्या सवालात हैं। तो थैंक यू, बहुत ज़बरदस्त लेक्चर था आपका, और यकीनन अगला लेक्चर भी जहाँ का जोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो हम चलते हैं सवालात की तरफ, और हमारे पास 19 मिनट अभी हैं। तो अगर किसी के पास कोई सवाल हो वो हैंड रेज कर सकते हैं और सवाल कर सकते हैं जी, या कोई अपनी राय देना चाहते हैं जी। उस्मान अली आफाक जी के सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो हबल्स लॉ की आप बात कर रहे थे कि मतलब जो दूर गैलेक्सीज है वो ज़्यादा स्पीड से मतलब हमसे दूर होती जा रही है ना, तो कौन सी चीज़ है जो हमारे करीब की गैलेक्सीज को बांधे हुई है या जोड़ के रखी हुई है, और हमारी दूर की गैलेक्सीज हमसे ज़्यादा तेज़ी से दूर हो रही हैं और करीब की गैलेक्सीज कम तेज़ी से दूर हो रही हैं? क्या कोई यूनिवर्स के सेंटर में ऐसा कोई ब्लैक होल या कोई चीज़ है जो इनको खींच रही है? अच्छा जी, ये बस आपका ये जो सवाल है इसकी वजाहत अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आएगी, अभी फौरी तौर पे तो नहीं बताया जा सकता, बट ये रिज़ल्ट है बिग बैंग का। ये बिग बैंग की वजह से है कि जब ये कायनात बनी थी तो वो उसके बनने के बाद से ये जो एक्सपेंशन शुरू हुई है ये इसी तरह की है कि दूर की चीज़ें दूर जा रही हैं और ज़्यादा तेज़ी से दूर जा रही हैं, और करीब की चीज़ें उतनी तेज़ी से दूर नहीं जा रही। किसी ने खींचा नहीं हुआ इसको, लेकिन शुरू की जो इनिशियल जो पुश थी जो बिग बैंग ने दी है ये वो उसका रिजल्ट है ये सब कुछ। तो इंशाल्लाह उस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जब पहुंचेंगे तो तफसील में इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे जी। शुक्रिया उस्मान कदीर कुरैशी साहब, सर कहते हैं आप हमारे दरमियान हैं आज, आपको देखिए बहुत अच्छा लगा। कदीर साहब कुछ कहना चाहते हैं जी सर? जी बहुत शुक्रिया सरा, और वाकिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो आपने वो जिक्र किया था कि लमाट्रे ने वो जो हबल लॉ डिस्कवर किया था, तो क्या लमाट्रे ने ये ऑब्जर्वेशन से किया था? मुझे तो ये इल्म है कि लमाट्रे ने आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन थी उसकी बेस पे उसने कैलकुलेट किया था कि एक्सपेंशन होनी चाहिए
बट दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जबकि हबल का जो लॉ है, हबल ने एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से इसको डिस्कवर किया था। क्या आपके ख्याल में मेरी सोच दुरुस्त है? आप बिल्कुल ऐसे ही है जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेमेत्री जो है जी, उन्होंने पहले आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वहाँ से इसको डिराइव किया है, बिल्कुल किया है। लेकिन ये चूंकि ये वाक़या है 1928 का, जब लेमेत्री ने हमें ये बताया है, तो उसके पीछे अगर उन्होंने खुद ऑब्जर्वेशंस नहीं भी किए हैं तो उसके पीछे डेटा मौजूद था, और वो डेटा वेस्टोस्लाइफर का मौजूद था। यानी जनरल थ्योरी जो है वो उसको बैक कर रही है, वेस्टोस्लाइफर ने डेटा आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ये जो एडविन हबल साहब थे, इन्होंने जो इवन वैल्यू भी निकाली थी ना जी, हबल्स कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, वो इंतहाई गलत कैलकुलेट की थी। इट वाज 200, जबकि हबल्स कांस्टेंट 75 है। तो इनकी कैलकुलेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब कैलकुलेशन थी, और जल्दी से इन्होंने कहा कि जी बस मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, बस मेरे नाम पे चीज़ें लग जाएं ताकि बस मुझे कुछ बेनिफिट्स मिलें। मसला ये है कि वो सारी बातें उनसे पहले हो चुकी थी, उन्होंने कोई नई बात हमें नहीं बताई थी, बस रिपीट हुई थी। और ऐसे लोगों की थोड़ी सी पहुंच होती है तो बस उनका नाम ज़रा रोशन हो जाता है ज़्यादा। जी, उसके अलावा शायद ये भी है कि अगर हबल की जो ऑब्जर्वेशंस थी, उसके ऑब्जर्वेशनल डाटा को अगर आप देखें तो वो इतना रैंडम है कि उससे आप खुद भी नतीजा निकाल सकते हैं, राइट? ऐसे बाद की जो ऑब्जर्वेशन थी, जिससे पता चला कि वाकई ही वाज ऑन द राइट ट्रैक, लेकिन उसका जो अपना डाटा था, उससे उसकी जो कंक्लूजन थी, दैट वाज नॉट जस्टिफाइड कंक्लूजन। ऑब्वियसली वो डेटा सही नहीं था, बट अगेन मैं फिर उस चीज़ पे मैं एम्फसाइज करूँगा कि ही जस्ट रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट ऑफ वेस्टोस्लाइफर, क्योंकि उसको पता था ऐसा हो रहा है, तो उसने कहा जी मैं खुद भी देख लेता हूँ। हिस्ट्री में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जी एक चीज़ पहले किसी ने की है तो दूसरे ने उसको रिपीट किया है और वो ज़्यादा मशहूर हुआ है। जैसे हम अक्सर ये भी कह देते हैं कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप इन्वेंट की थी, जबकि उसने टेलीस्कोप किसी और ने बनाई थी, इसने सिर्फ अपने लिए उसको रिपीट किया था। तो वो इस तरह के वाक़यात अक्सर हुए हैं कि जी जो एक्सपेरिमेंट किसी ने किए, ये उसको रिपीट करके ज़्यादा मशहूर हो गया है। तो बड़ी रैंडमली और बड़ी जल्दबाजी में इसने सब कुछ किया था, इसी वजह से इसके वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा गलत आई हैं। दैट वाज अनदर प्रूफ कि ये बड़ा तेज़ी से इसने काम किया और ये चाहता था जी कुछ ना कुछ मुझे मिले, इसलिए बड़ी रैंडम वैल्यूज़ इसने इकट्ठी की हैं। सारा आपसे एक सवाल है कि डॉक्टर साहब की, बाकी साहब के जो पहले के लेक्चर हैं वो किसी वेबसाइट पे या किसी जगह मिल सकते हैं? जी अभी तो हमारे पास वो मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप रास्ता कर लें तो हम देखते हैं कि जो मिल सकते हो हम शेयर करते हैं। वैसे भी वो पूरी डिटेल के साथ जी, वो फिर मैं ऑफलाइन आपसे मैं डिस्कस कर लूँगा। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया समीर साहब, अच्छा लगा आपको बताया, आपने ज्वाइन किया। अच्छा, और किसी ने कुछ सवाल करना है तो सवाल कर सकते हैं। आयदा तैयब है, उन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम, एक आम इंसान को ये बातें समझना मुश्किल लग रहा है। आयदा वैसे तो अगर आपने स्टार्ट ज्वाइन किया 9 बजे, तो जिस तरह सर लेके चले हैं तो बड़ी आसानी लगी, तमाम चीज़ों को समझना आसान लगा। लेकिन वाकई सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मुझे नहीं पता, ये लेक्चर में लेट आई हैं या एस्ट्रोनॉमी में लेट आई हैं? ये कौन से वाले ये कौन सा वाला लेट? ये अभी लेक्चर में कह रही है कि मैं थोड़ा लेट आई। अच्छा, बस जी मेरी कोशिश तो यही थी कि हम पहले तो ये मालूम कर लें कि जी दूसरी गैलेक्सीज़ भी होती हैं। तो हमने आज वो सफ़र कंप्लीट कर लिया है, अब वो गैलेक्सीज़ आगे किस कंडीशन में है उस पर बात करेंगे। तो हिस्ट्री को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रिवाइज़ किया था कि जी हमने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया, ये था जी। तो अगर बाकी ये कि अगर थोड़ी सी कॉस्मोलॉजी थोड़ी मुश्किल होती चली जा रही है तो वो है, थोड़ी सी है। तो इसके लिए बस ये कि आपको टाइम ही ज्वाइन करना पड़ेगा, तो फिर लेकिन मुश्किल नहीं लगेगा। ये सफ़र जिस तरह हमारा चल रहा है वो बड़ा आसान हो जाएगा। जी सिर्फ आप कैसे आप ऐसे किया है आपने? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम, वाह भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। सर आज का जो लेक्चर सुना है बहुत ही ज़बरदस्त। इसको सही मायने में हम कहते हैं कि जो कायनात की इब्तिदा थी
उसके मतलब कुछ इस तरतीब से सीखने को मिले। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने सर स्टार्टिंग दी है इसकी, और कुछ चीज़ें क्लियर की हैं, ये बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जो उसको कहते हैं कुछ गलत फहमियाँ हैं या जो चीज़ें रूटीन में चल रही हैं, उनको लेक्चर्स के ज़रिए अगर सही कर दिया जाए और सवाल जवाब के ज़रिए कुछ कन्फ्यूजन वो दूर कर दिए तो ये बहुत बेहतर, और ये लेक्चर का बहुत अहम हिस्सा है। जी तो लेक्चर का असल में ज़्यादा फ़ायदा तब ही होता है कि सवाल जवाब के ज़रिए कुछ कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो आज के लेक्चर में ये बहुत ही ज़बरदस्त था कि कुछ चीज़ें क्लियर हुई और कुछ लोगों की कन्फ्यूजन भी इस वाले से दूर हुई। और सर कदीर कुरैशी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी हमारे साथ रहते हुए यहाँ मौजूद थे। बिल्कुल। और दरअसल ये है कि बस ग्रुप की सतह पर ये कोशिश है कि फल्कियात को जितना लोग अच्छे तरीके से समझ सकें, एक सब्जेक्ट के तौर पर भी, और रोज़मर्रा की जो फल्कियात है उससे भी जो है वो आशनास हों कि हम किस तरह से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। इससे हम बहुत दूर थे, तो इन लेक्चर्स के ज़रिए हम आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ रहे हैं। तो पहले जो लेक्चर सीरीज़ थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, जिन लोगों ने उनको रेगुलरली अटेंड किया तो वो जानते हैं इस बात को। तो ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बाकी सब फिर मैं यही कहूँगा कि नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उसमें बर वक्त पहुँच कर तो ज़रूर ये अटेंड करें। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया बाकी जी, किसी के सवाल तो थैंक यू। वो मैसेज कर लें, जो रह जाएँ सवाल जवाब से। तो हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, मेल जी और फीमेल्स का अलग अलग है, और फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पर आप सवाल जवाब कभी भी कर सकते हैं। थैंक यू। मुझे याद आ रही है इस तरह से जो सीरीज ब्लैक होल पे चली थी, तो उसमें भी हम सब मुंतज़िर रहते थे कि आखिर किस सेशन में हम ब्लैक होल तक पहुँचे। इससे पहले जो बुनियादी चीज़ों को जानना ज़रूरी था, वो बातें करने हमें इस तरह गाइड किया, लेके चले, और आखिरकार हम ब्लैक होल तक मेरे ख्याल 5वीं या 6वीं किस्म में शायद हम वहाँ तक पहुँचे। जी तो जी ये भी इसी तरह मुझे महसूस हो रहा है कि कायनात के आगाज़ तक पहुँचने के लिए जिस तरह हमने बुनियादी ज़रूरी चीज़ें स्टार्ट की, तो अगली नशिस्त में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार हमारा सफ़र रहेगा। तो हमारे पास अभी थोड़ा सा वक्त मौजूद है, अगर आपको कोई सवाल करना चाहें। जी, ये रिटर्न में कोई क्वेश्चन है, अगर ये आप रीड कर लें। आयशा तैयब कहती है, सवाल तो शायद रिलेटेड ना हो, पर मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम अपने इलाके की हवा की डायरेक्शन कैसे मालूम की जाती सॉरी, किस चीज़ की वैल्यू के बारे में पूछ रहे हैं? है? वैल्यू उनने ये कहती है कि मैं पूछना चाहूँगी कि हम अपने इलाके की हवा की डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं? अच्छा, आपने एयर की डायरेक्शन मालूम करनी है। अच्छा जी, एयर की डायरेक्शन मालूम इस तरह की जाती है कि आप एक कागज़ ले लें, उसको एक पोल पे लगा लें, और जिस तरफ कागज़ जाएगा उसी तरफ हवा है। ये सबसे आसान तरीका है। जी, अच्छा, फरहाद हैदर हमारे साथ है। जी फरहाद, कहिए। जी जी प्लीज़। जी फरहाद, आपने हैंड रेज़ किया है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जो आयज़ा हैं, आप इस तरह करें कि जो आपकी शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप सही तरह से सवाल हम तक पहुंचा नहीं पा रही, तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर आप सवाल जवाब आसानी से कर सकती हैं, डिटेल में डिस्कशन कर सकती हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकती हैं। सर व्हाट्सएप के दोनों ग्रुप से मौजूद हैं, सर बाकी साहब मेल ग्रुप में भी और फीमेल ग्रुप में भी। थैंक यू। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ तो कोई सवाल भी आपके एलिमेंट नहीं है, आप आसानी से कर सकती हैं संस्कृत से रिलेटेड। अच्छा, यासिर अली आवाज़ ने भी हैंड रेज़ किया है। जी यासिर अली आवाज़। अस्सलाम वालेकुम सर और तमाम मेंबर्स जो मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया। एक तो बहुत खुशी हुई कि एक गैप के बाद दोबारा से ये सेशंस शुरू हुए और हमें जो है वो सीखने का मौका एक मरतबा फिर से मिलना शुरू हो गया। बहुत शुक्रिया और वैसे तो आप अल्लाह खुश रखे, आप से जब भी कोई सवाल करते हैं तो आप बड़ा डिटेल्ड उसका जवाब दे देते हैं, बट इन सेशंस की ज़रा एक अलग ही बात है। इन सेशंस के साथ ज़रा और सी निस्बत हो जाती है, आपको देखने का मौका मिल जाता है मज़ा आ जाता है। बहुत शुक्रिया जी, तो थैंक यू। ठीक है। तो सर बस ये एक तो आपका शुक्रिया, दूसरा ये है कि इंशाल्लाह आगे चीज़ें चलती जाएंगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सवालात तो होते हैं बहुत सारे,
लेकिन अभी करना शायद वो कबल वक्त है, क्योंकि अभी ये सेशन शुरू हो रहे हैं। तो क्यूरोसिटी रहे तो अच्छी बात है, वो क्यूरोसिटी होती है तो हमें 9 बजे का इंतज़ार भी रहता है इतवार वाले दिन का। तो सही। वो अगर अभी पूछ लेंगे तो फिर वो इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। तो बस मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करना, बिलखसूस टीम का, हमारी स्पेस साइंसिस टीम का, जिन्होंने दोबारा से ये चीज़ें शुरू की, और आपका खसूसी शुक्रिया, और सर कदीर साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने ज्वाइन किया, वो उनके होने से भी हमें बड़ी जो है ना वो एक कुव्वत सी मिलती है। तो बिल्कुल। सर थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और डेफिनेटली जी ये सारा इंतज़ाम स्पेस साइंसेस ग्रुप का ही है, जिसकी वजह से सब कुछ हो पा रहा है जी। बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट। और फरहान कहते थे सर काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं जी जी फरहान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे जितने भी मेहमान आए हैं अटेंड किया, उनको स्पेस साइंसेस की तरफ से वेलकम करता हूँ। और सबसे ज़्यादा करीब कृषि साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यासिर भाई और बाकी सारे जितने भी मेम्बर्स हैं, सबका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद सर यकीनन आपकी जो एफर्ट्स हैं वो सबको मतलब किसी को शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, जो जो लेक्चर में मौजूद है। और फिर इतनी मतलब उसके ऊपर प्रैक्टिस और इतनी चीज़ें ढूंढना, उसको रिसर्च करना, तो ये यकीनन एक बहुत जो है ना वो मुश्किल काम है। मतलब हर कोई इस तरह से बैठ के फिर ये है कि आपको पता नहीं कितनी बार चीज़ें ढूंढने में बैठता है बंदा, लेकिन वो चीज़ अनलेस मिल तो जाती है, लेकिन उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मतलब रिसर्च कोई आम काम नहीं है। तो इसके लिए सर बहुत शुक्रिया आपका। और फिर ये है कि जो रियलिटी है और जो हमें बताया जा रहा है, जो माइंड में एक चीज़ बिठा दी जाती है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें सामने लेके आ रहे हैं। हम पहले सुनते थे या बाकी सब ने भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि ये सारा काम मुसलमानों ने किया हुआ है या पहले कुछ कर गए हैं, लेकिन आजकल नाम सिर्फ यंग साइंटिस्ट या जो आपको 90s के बाद के मिल रहे हैं उनके नाम आ रहे हैं, पीछे कोई नहीं जानता। तो ये यकीनन एक अचीवमेंट है स्पेस साइंसेस ग्रुप की, और आपकी सबसे ज़्यादा थैंक यू सो मच स्पेस साइंसेस ग्रुप, और सबसे ज़्यादा सर आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यकीनन एफ़र्ट्स तो बिल्कुल होती हैं जी, एफ़र्ट्स होती हैं। बहुत सारी चीज़ों को सर्च करना पड़ता है, और फिर उसके बाद ये भी देखना पड़ता है कि जी क्या बात सही है नहीं है। मैं एक बात बोल दूं और वो चीज़ सही ना हो, यकीनन मैं उसको ओन कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, तो यकीनन उस पर रिसर्च करनी पड़ती है। और मैं इस लेक्चर को जो यहाँ पर मैं डिलीवर करता हूँ, यकीनन उसको बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहा होता हूँ। और ये साथ साथ मेरे नोट्स भी होते हैं। ये मैंने नोट्स भी अपने साथ साथ हाथ से बनाए हुए हैं। ये नोट्स भी हैं कि जनाब मैंने क्या बोलना है और किस वक्त क्या करना है। और बहुत सारी चीज़ें नहीं होती इसमें, वो दिमाग में चल रही होती हैं, लेकिन पूरी कंप्लीट रिसर्च के साथ फिर मैं हाज़िर होता हूँ, ताकि जो भी बात हो वो एक अथेंटिक बात हो। ये सारी चीज़ें बिल्कुल हैं, मेरी मेहनत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्टिल ऑल द क्रेडिट गोज़ टू स्पेस साइंसेस ग्रुप एंड द ऑडियंस। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ, बहसत उस्ताद भी मैं कहता हूँ कि जी अगर मैं इस दीवार को पढ़ाना शुरू कर दूंगा ना, तो मैं जितना अच्छा मर्जी पढ़ा लूँगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो असल में जो सारा क्रेडिट है वो लिसनर्स का है, जो उस बात को सुन के और वहाँ से कुछ हासिल करते हैं। तो जितना क्रेडिट आपने मुझे दिया है मैं वापस आपको देता हूँ, सारा क्रेडिट लिसनर्स का है, आपका सारा क्रेडिट है। बहुत शुक्रिया जी। जी ये सारा ये फौजिया हैं या फायजा हैं, ये कह रही कि ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, तो उनको बता दें कि ये आपसे या मुझसे फेसबुक के थ्रू या कांटेक्ट कर लें, तो फिर वो ग्रुप में ऐड कर दें। बिल्कुल, मैंने तो लिख भी दिया है, नाम भी लिख दिए हैं, अपना भी नाम लिख के किसी से भी वो इनबॉक्स में रब्ता कर लें, तो हम आपको फिर व्हाट्सएप में शामिल करें। जी जी, मोस्ट वेलकम जी। अच्छा जी, टाइम बिल्कुल राइट हो चुका है। हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अगले सेक्शन में ज़रूर शामिल होंगे। और बाकी सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। कभी कुरैशी डॉक्टर अहमद ने जैसे लोगों को देखे हमें अच्छा लगता है कि आप लोग भी हिम्मत हमारे बढ़ाने के लिए काम करें। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई बात के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। और ये जितने साहिबान हैं इन सब का बहुत शुक्रिया। आप आते हैं लेक्चर में,
बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़ जी, इंशाल्लाह संडे वाले दिन फिर 9 बजे इंशाल्लाह यहीं से बात को लेके चलते हैं। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू।